चलो एरर्स की बात करते हैं बच्चे। एरर्स बेसिकली क्या होते हैं? एरर का मतलब गलती। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दो। ट्रू वैल्यू मतलब सच में जो होना चाहिए, मेजर्ड जो हमने कैलकुलेट करके गलत कर दिया है। जैसे कि अगर मेरे पास मान लो ये रिमोट है, मैं निकालता हूँ स्केल और मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ या खुद ही कहता हूँ कि भाई मेरे को इसकी लेंथ नापनी है। मैंने यहाँ रखा स्केल के सामने और जैसे ही मैंने इसको नापना शुरू किया मैंने देखा ये भी 15 सेंटीमीटर है। अब देखो थोड़ा बहुत हिल डुल भी रहा है, हाथ भी हिल रहे हैं और ये 15 के आसपास है कहीं, तो अप्रॉक्स ले लेते हैं 15 है, ठीक है 15 कोई गलत नहीं है। बिल्कुल तुम देखोगे तो ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे ये 16 है, इससे पीछे 15 है, ढक रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है। पर क्या ये एग्जैक्ट 15 है? नहीं है। एग्जैक्ट ये हो सकता है 14.9 समथिंग हो या 15.1 समथिंग हो, लेकिन हमारे पास जो हमारी स्केल की औकात है वो इतनी है कि हम 15 तक ही नाप सकते हैं, 0.01, 0.001 या 0.2 तक नहीं जाएंगे। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू में और इसकी मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आ गया है वो क्या दे रहा है? हमें एरर दे रहा है, गलती के बारे में बता रहा है। अब ये कहानी क्या है कि भाई एरर होते कितने तरह के? 3 तरह के एरर हैं, सिस्टमैटिक, रैंडम एंड ग्रॉस एरर्स। सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? द कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर नोन। सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम के अंदर एरर है, इसकी गलतियों का हमें पता है कि क्यों हो रहे हैं, इसलिए इनको हम हटा भी सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब मेरे स्केल के अंदर गड़बड़ थी, वो हल्का सा आगे से मुड़ा हुआ है, हल्का सा मुड़ा हुआ, तो मुझे ना थोड़ा सा पीछे से शुरू करना पड़ रहा है, मतलब 0.01 वैल्यू कम आ रही थी। तो मेरे पास जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी है उसमें से 0.01 वैल्यू अगर मैं माइनस कर दूं या ऐड कर दूं, मतलब अकॉर्डिंग टू दी, मुझे पता है कि वहां प्रॉब्लम क्या है, उसको अगर मैं प्लस या माइनस कर लूंगा तो वो एक्चुअल वैल्यू दे ही देगा हमें, है ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे स्केल के अंदर हल्का सा 1 सेंटीमीटर तक का हिस्सा टूटा हुआ है, तो मैंने 2 सेंटीमीटर से नापना शुरू किया है, तो वो 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो उसके अंदर, या टोटल जो हमने मान लो 10 सेंटीमीटर दिख रहा है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा एक्चुअल तो 9 सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी। समझ रहे हो? तो ये सिस्टमैटिक एरर है, जो इंस्ट्रूमेंट में एरर था वो ठीक किया जा सकता है। या फिर इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, भाई नापने का तरीका ही गलत है, स्केल को कभी भी नहीं, ये तो चलो फिर भी मेटालिक है, जो अपना ट्रांसपेरेंट वाला होता है उसको हम साइड से नहीं देखते होते ऐसे, क्योंकि उसके अंदर रिफ्रैक्शन आ जाता है थोड़ा सा, तो बिल्कुल ऊपर से देखा करते हैं यूं करके, बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से, क्योंकि हमें पता है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे दिख रहा होता है हमें, तो उस तरीके से। तो अगर जो थोड़ा बहुत कुछ गलती है उनको हम ठीक कर सकते हैं, टेक्निक सुधारी जा सकती है। फिर अब पर्सनल एरर, बंदे की आंखें खराब थी, चश्मा नहीं लगा के देख रहा वो, उसको बोल चश्मा लगा ले, पर्सनल एरर ठीक हो जाएगा। फिर है एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज, शोर आ रहा है, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, हिला डुला रही हैं चीज़ों को, कुछ भी, तो उस चीज़ों को जिनको हम थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उनको हटा सकते हैं, वो हमारे सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर। हाँ बिल्कुल आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर की वेटेज पोजेस करता है ये। फिर आता है एक लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है भाई? लीस्ट काउंट एरर वही कि जो हमारा स्केल है उसमें है ही सेंटीमीटर्स में लिखे हुए, बीच का कोई मान लो है ही नहीं, मिलीमीटर्स की कैलकुलेशन ना हो, और मेरा जो डिस्टेंस आ रहा है वो मिलीमीटर्स वाली रेंज में आ जाए, जैसे 10 पॉइंट समथिंग, 10 और 11 के बीच में, तो मुझे अंदाजे से लेना पड़ रहा है। तो लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना हमें प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी, एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर है? रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या थे? द रैंडम एरर्स अगर इररेगुलरली ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ भी एकदम से रैंडम से कोई प्रॉब्लम सी आती है जिससे कि ये जो एरर्स हैं आ जाते हैं, तो इनको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इनका ये नहीं पता है कि एरर्स आ क्यों रहे हैं। समझ रहे हो? रैंडम एरर्स को हम ठीक नहीं कर सकते, हम हटा नहीं सकते। जो हमारे पास पिछले थे, ये जो सो कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स थे, इनका हमें कॉज पता है, तो जिसका कॉज पता है, जिसका कारण पता है कि दिक्कत कहाँ है, किस वजह से, उस वजह को ठीक कर सकते हैं। जिसका हमें कारण ही नहीं पता उसको क्या ठीक करेंगे? ठीक है, तो रैंडम एरर्स को हम इंप्रूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। फिर है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर है द एरर अराइज ऑन एन अकाउंट ऑफ केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। अब जैसे मैंने कहा था ठीक है लगा लो यार, ऐसे ही हाथ में पकड़ के मैं अपने स्केल को उसको इसकी लेंथ नापने में लगा हुआ था, तो वो गलत तरीका था, इसको रख के प्रॉपर स्केल के साथ रख के तब नापना चाहिए था, तो मेरी केयरलेसनेस थी वो। तो वो जो केयरलेसनेस की वजह से हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो ग्रॉस एरर आता है। अगला आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल। रैंडम एरर बेटा जो रैंडमली किसी रीजन की वजह से आ गए हैं, हम उनका कॉज नहीं पता है, दैट इज रैंडम एरर।
एब्सोल्यूट एरर क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो ट्रू वैल्यू है और जो इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे ट्रू वैल्यू 10.2 सेंटीमीटर थी, मेजर्ड वैल्यू 10.1 थी या 10.3 थी या 10 थी या 10.4 थी, तो एक्चुअल वैल्यू में से 10.2 में से इन सारी वैल्यूज को माइनस करते जाओ, समझ रहे हो? तो वो हमारा क्या आ जाता है? एब्सोल्यूट एरर निकाला जा सकता है। अब हम इसमें करते क्या है, सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज थी सबका सम कर दो, जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन रखी, जैसे हम लैब के अंदर करते होते सारी ऑब्जर्वेशन का प्लस किया, एन से डिवाइड किया, हमने क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया। जो हमारी मीन वैल्यू है उसको हम मानते हैं कि मीन वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मानी जाती है, तो हम हर वैल्यू में इसको मीन में से माइनस कर देंगे, तो वो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ये इस करके अप टू सो ऑन डेल्टा AN दे देगा, हमें ये मिल जाएगी, है ना? मीन में से हर वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। अब इन सारे डेल्टास को प्लस कर दो, ठीक है, मॉड में पॉजिटिव लेके, इनको नेगेटिव नहीं लेना है। अगर 10.2 में से 10.4 को माइनस किया था तो माइनस 0.2 आया था, उसको पॉजिटिव 2 की तरह ही कंसीडर करके, पॉजिटिव 0.2 कंसीडर करके मॉड में, और सारी वैल्यूज को प्लस करो, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया? तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या रहेगा? वही डेल्टा AI अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? जो मीन वैल्यू थी उसमें प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर को कर दो। समझ में आई ये बात? ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। बहुत इजी सा है, बहुत कुछ मतलब इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ऐसा। फिर है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दैट इज डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। परसेंटेज की बारी में इसको इनटू 100 कर देंगे, ये हमारा परसेंटेज एरर आ जाता है। समझ में आई ये बात? ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। भाई सम में क्या होगा? जब हम दो चीज़ों को प्लस करेंगे तो दो चीज़ें ऑलरेडी इनएक्यूरेट थी, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी इनएक्यूरेट आ रहा है, विद एरर आ रहा है, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स। तो जो डेल्टा एक्स आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है। अगर जो मेरे पास किसी बॉक्स की लेंथ और ब्रेथ में एरर है तो पैरामीटर में तो एरर आना ही आना है, समझ रहे हो? और वो एरर किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस ऑफ एरर इन लेंथ एंड ब्रेथ। समझ में आ गई बात? ऐसे ही अगर एरर इन डिफरेंस लूंगा तो वो हमारा जो डिफरेंस के टाइम पे भी एरर आएगा वो प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही आएगा। क्लियर बात है ये समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है अब न्यूमेरिकल्स हैं। एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। पहला न्यूमेरिकल है, इन एन एक्सपेरिमेंट 2 कैपेसिटीज मेजर्ड आर 1.3 प्लस माइनस 0.1 एंड माइक्रो फेरेडे। ये क्या है? माइक्रो फेरेडे यूनिट। किसकी है? ये कैपेसिटेंस की है बेसिकली। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसी को हम कैपेसिटीज कह रहे होते हैं मेनली। और म्यू है, माइक्रो फेरेडे यूज किया जाता है, म्यू को ही माइक्रो कहा जाता है, 10⁻⁻⁶ जो होता है। ठीक है। और ऐसे ही ये दूसरे वाले का हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई, हमें टोटल कैपेसिटी निकालनी है। टोटल कैपेसिटी के लिए क्या करते हैं? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 ऐड कर दो। तो हमने क्या किया? मेन वैल्यूज को इंडिविजुअली ऐड किया और जो एरर था उनको अलग से ऐड कर दिया। समझ रहे हो? जो हमारी एरर वाली वैल्यू थी 0.01 और 2.4 इनको अलग ऐड कर दिया, और 1.3 और 2.4 को अलग ऐड किया, और 0.1 और 0.2 को अलग से ऐड किया। समझ में आई है? जो मेरे पास मेन वैल्यूज थी उनको अलग ऐड किया, ठीक है, और जो हमारे पास एरर्स वाली वैल्यू थी उनको अलग से ऐड किया, तो जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल आ जाएगा। क्लियर है? अगर मुझे परसेंटेज निकालनी थी तो जितना हमारा एरर आया था दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आई थी इन 200 कर देंगे, ये हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाता है। क्लियर है? आराम से आ जाएगा। डन। इतने से के अंदर ही एरर था। इसके अलावा जो लास्ट है बस ये एरर इन प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट है, क्योंकि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया तो इसके अंदर हमारे पास जो है हाँ सिर्फ वैल्यूज डालनी है, कुछ है नहीं। अब जैसे एरर इन प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट में एरर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, दो इनएक्यूरेट वैल्यूज को a प्लस माइनस डेल्टा ए इनटू b प्लस माइनस डेल्टा बी जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो a और b वो आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, तो ये क्या निकला? 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। मैंने फर्स्ट वाली टर्म में से a प्लस माइनस डेल्टा ए में से a कॉमन निकाल दिया, b प्लस माइनस डेल्टा b में से b कॉमन निकाल दिया, तो a इंटू बी अलग निकल गया। a इंटू बी तो हमारा क्या बन गया? एक तरह से लेंथ इंटू ब्रेथ की तरह बन गया ना, एरिया की वाला फॉर्मूला बन गया जो हमारा x था जैसे। तो यहां भी मैंने x कॉमन लिया तो x और x तो कट जाएगा हमारा, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स
इन इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी।